हेलो एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8 के वीडियो लेसन्स की सीरीज, जिसमें हम शुरुआत करेंगे चैप्टर 7 से। क्योंकि इस वक्त मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में यूनिट टेस्ट 3 चल रहे हैं, जिसका सिलेबस चैप्टर 7 और 8 है। तो शुरू करेंगे आज से कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स का कंजर्वेशन क्यों जरूरी है और किस तरह किया जाता है। बायोडायवर्सिटी का क्या रोल है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में। गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं फॉर कंजर्वेशन, और एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ह्यूज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, और अर्थ का वो पार्ट जिसमें सभी लिविंग एंड नॉन लिविंग सभी कंपोनेंट्स रहते हैं उसे बायोस्फीयर कहते हैं। ये हमें याद रखना है, और बायोस्फीयर की डेफिनेशन हमें लर्न होनी चाहिए। इट कंटेन्स, जो बायोस्फीयर है ये ह्यूज वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स कंटेन करता है, और ये सभी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं अपने सर्वाइवल के लिए। प्लांट्स एनिमल्स पर और एनिमल्स प्लांट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। इतना ही नहीं, ह्यूमन बीइंग्स भी प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंडेंट रहते हैं अपनी अलग अलग जरूरतों के लिए। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो एक जगह पर पाए जाते हैं उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यानी इट इज कैन बी डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ ह्यूज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन आज के टाइम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पिछले कई सालों में हमने ये देखा है कि बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा डिग्रेड हो गया है। यानी एनवायरनमेंट की जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा डिग्रेड हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ा है। डिफॉरेस्टेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है सामने। डिफॉरेस्टेशन की वजह से एयर पोल्यूशन, यानी एयर में जो पोल्यूटेंट्स रहते हैं जो अक्सर प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये पोल्यूटेंट्स एयर में बहुत क्वांटिटी में रह जाते हैं, और इसकी वजह से ये दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से एनवायरनमेंट की क्वालिटी जो है पहले के कंपैरिजन में अब बहुत ज्यादा खराब हो गई है। ऐसे ही कुछ रीजंस हैं, और कुछ और भी रीजंस हैं जिनकी वजह से बहुत जरूरी है प्लांट्स और एनिमल्स का कंजर्वेशन। और गवर्नमेंट ऑलरेडी इस बारे में, इस चीज को लेकर बहुत सारे कदम समय समय पर उठाती है। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने और क्या क्या किया है हम वो सब आगे पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन वर्ड का मतलब है फॉरेस्ट का खत्म होना, फॉरेस्ट को काटना, कट करना। ठीक? तो जब बहुत लार्ज स्केल पर ट्रीज को काटा जाता है और लैंड को कन्वर्ट कर दिया जाता है टू नॉन फॉरेस्ट यूज, तो इसे कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। यानी फॉरेस्ट को कट करके अगर उस लैंड को किसी भी दूसरे चीज के लिए यूज करते हैं तो इसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक? ट्रीज क्यों कट की जाती है? फॉलोइंग यूजेस हैं इसके। सबसे पहले तो डिफॉरेस्टेशन किया जाता है प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, यानी कि खेती करने के लिए लैंड चाहिए तो आपको सबसे पहले जंगलों को या पेड़ों को काटना पड़ेगा। दूसरा है, अगर घर बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है, फैक्ट्रीज बनानी है, डैम्स बनाना है, रोड्स बनाना है, दूसरी और बिल्डिंग्स बनानी है, फैक्ट्री सेटअप करना है, तो भी हमें लैंड चाहिए। तो इसके लिए भी फॉरेस्ट को काटना पड़ता है। इसके अलावा जंगलों से वुड लिया जाता है, लकड़ी ली जाती है उसे एज अ फ्यूल यूज करने के लिए। इसके अलावा वुड के फर्नीचर बनता है। वुड को बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है। तो इसके लिए वुड कहाँ से लाएंगे? ऑफ कोर्स फॉरेस्ट से लाएंगे, ट्रीज को कट करके। इसके अलावा ट्री से पेपर भी बनता है, क्योंकि ट्री में सेल्यूलोज होता है और सेल्यूलोज से ही पेपर बनाया जाता है। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन के कुछ नेचुरल कॉजेज भी हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्राउट, है ना। ड्राउट यानी, ड्राउट हम सब जानते हैं, बहुत ज्यादा सूखा पड़ना, बारिश का ना होना। ठीक, ये भी रीजन है। और भी कुछ नेचुरल रीजंस हैं जिसकी वजह से जंगलों में आग लग जाती है और पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट है वो बर्न हो जाता है।
पॉइंट ये है कि इतने लार्ज स्केल पर अगर प्लांट्स को काटा जाएगा, डिफॉरेस्टेशन किया जाएगा, तो ऑफ कोर्स इसका नेगेटिव इफेक्ट नेचर पर जरूर होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि नेचर का एक बैलेंस होता है। नेचर में नेचुरली हम जानते हैं कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स सभी नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं और इनका एक प्रॉपर अमाउंट होना जरूरी है, स्पेशली प्लांट्स का, ट्रीज का। ये हम जानते हैं कि प्लांट्स एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है, जो हम एक्सहेल करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स एक्सहेल करते हैं, इसके अलावा बहुत सारी प्रोसेसेस से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं। इस तरह से जो भी एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में या एयर में आता है वो कंज्यूम हो जाता है। लेकिन जब ट्रीज कट हो जाती हैं बहुत ह्यूज लेवल पर, तो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एयर में रह जाता है और यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में पार्टिसिपेट करता है एंड अल्टीमेटली ये ग्लोबल वार्मिंग में रिजल्ट करता है। हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ गई है। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि अर्थ का, ग्लोब का टेम्परेचर एक एवरेज मीन टेम्परेचर है जो नेचुरली है शुरू से। ये एवरेज मीन टेम्परेचर हर ईयर या हर 5 से 10 साल में बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेस एयर में रह जाती है, ये क्या करती है? हम जानते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर की ये प्रॉपर्टी है कि वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करने की वजह से ये जो अल्ट्रावायलेट रेस की जो हीट है, ये हीट हमारे अर्थ पे वापस रिफ्लेक्ट होती है। ठीक, जब ये वापस रिफ्लेक्ट होती है तो ओवरऑल टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज करता है और ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिसमें से एक ये भी है कि बहुत सारी प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज जो हाई टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए हैं या हो रहे हैं। ठीक, तो ये जो इंक्रीज हुआ टेम्परेचर का और पोल्यूशन लेवल का अर्थ पर, इससे बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। इससे सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी खत्म हो गई है जंगलों की काटने की वजह से, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत नीचे चला गया है। हम अक्सर देखते हैं कि बोरिंग जब करवाते हैं घर में, तो बहुत बहुत टाइम तक बोरिंग करने के बाद भी, काफी जमीन में डीप जाने के बाद भी पानी नहीं निकलता है। इसका यही रीजन है। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन की वजह से मैंने पहले भी बताया कि बहुत वैरायटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या हो रहे हैं। इसके अलावा सॉइल इरोजन भी एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है डिफॉरेस्टेशन का, क्योंकि ट्री के रूट्स सॉइल पार्टिकल्स को फर्मली हेल्ड करते हैं। ठीक है, जब ट्रीज रहेंगी ही नहीं तो सॉइल पार्टिकल्स फर्मली हेल्ड नहीं रहेंगे और जाहिर है कि जो इम्पोर्टेंट लेयर है सॉइल की, जिसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, वो इरोड हो जाएगी और पानी के साथ, बारिश के साथ बह जाएगी। इसी को हम कहते हैं सॉइल इरोजन। देखते हैं किस तरह से कंजर्वेशन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का किया जाता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स जो नेचुरल एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, ये तो हम जानते ही उन्हें फ्लोरा एंड फौना कहा जाता है। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फौना मीन्स एनिमल्स। ये प्लांट्स और एनिमल्स मिलकर एक फूड चेन का पार्ट होते हैं, ये हम जानते हैं, और ये एक बैलेंस मेंटेन करते हैं इकोसिस्टम को मेंटेन करने में। हम जानते हैं कि बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी के फॉर्म्स मिलकर बनाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं फूड चेन में। फूड चेन बहुत सारी मिलकर बनाती हैं फूड वेब, और किसी भी इकोसिस्टम में बहुत सारे फूड चेन्स और फूड वेब एट द सेम टाइम काम करते हैं। और हम ये भी जानते हैं, हमने पढ़ा है कि हर लेवल पे, फूड चेन के हर लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर होती है। इस तरह से एक साइकिल चलता है और एक बैलेंस मेंटेन होता है इकोसिस्टम में। फूड चेन क्या है? इट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम ऑटोट्रोप्स टू हेटरोट्रोप्स। ये हम जानते ही हैं कि प्लांट्स को हेटरोट्रोप्स यूज करते हैं अलग अलग लेवल पे। शुरुआत अगर करें तो ये होगा आपका, सबसे पहले होंगे प्लांट्स जो कि ऑटोट्रोप्स हैं, उसके बाद होंगे हेटरोट्रोप्स। हम जानते हैं कि प्लांट्स सबसे पहले, प्लांट्स क्या करते हैं? फूड बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक,
और कहलाते हैं ऑटोट्रोफ्स। फूड की एनर्जी ले लेते हैं हर्बीवोर्स जैसे कि डियर या गोट। जब डियर या गोट को कोई कार्निवोर यानी कि उनका प्रीडेटर उन्हें फीड करता है उन पर, जैसे कि लायन और टाइगर, तो ये एनर्जी अगले लेवल पर ट्रांसफर हो जाती है। इसके बाद इनके प्रीडेटर्स यानी ओमनिवोर्स जैसे कि बेयर एंड ह्यूमन बींग्स, अगेन ये इन्हें कंज्यूम करते हैं, तो फिर एनर्जी एक और लेवल पे ट्रांसफर होती है। इनमें से किसी भी एक लेवल के एब्सेंस में या उसके नहीं होने पर फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे इकोसिस्टम में एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इन सभी का होना, इन सभी का एग्जिस्टेंस जरूरी है, सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। एक साइकिल के फॉर्म में ये पूरा एनर्जी ट्रांसफर चलता है और इस सब से इकोसिस्टम मेंटेन होता है। इसीलिए किसी भी एक भी लेवल पर कोई भी अगर ओमनिवोर नहीं है या कार्निवोर नहीं है या फिर हर्बीवोर नहीं है, तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा फूड चेन डिस्टर्ब होगा एंड इवेंचुअली इकोसिस्टम भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करना। फ्लोरा एंड फौना यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज सेटअप किए हैं गवर्नमेंट ने, और ये प्रोटेक्टेड एरियाज कहलाते हैं लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व एक्सेट्रा। सभी तरह की एक्टिविटीज यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज इन एरियाज में प्रोहिबिटेड होती हैं, यानी उसकी परमिशन नहीं होती है। एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब है कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, कटिंग ऑफ ट्रीज, हंटिंग या पोचिंग। यानी ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, यहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती हैं। किस तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज? कल्टीवेशन आप नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, आप अपने ग्रेजिंग नहीं करवा सकते हैं एनिमल्स को, प्लांट्स कट करना या ट्री कट करना इज नॉट एट ऑल अलाउड। हंटिंग जो है वो अलाउड नहीं है, आप हंटिंग नहीं कर सकते, आप पोचिंग भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रोटेक्टेड एरिया सेटअप किया जाता है ताकि एनिमल्स की सभी स्पीशीज और प्लांट्स की सभी स्पीशीज जो है वो कंजर्व हो सकें। इवन जो सैंडलवुड है या टोबैको प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, यहाँ से भाई टोबैको की ट्रीज से टोबैको की लीव्स तोड़ी जाती हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। और इसके अलावा जो सैंडलवुड है, सैंडलवुड की कटिंग होती है, क्योंकि सैंडलवुड यूज होता है, हम सभी जानते हैं, चंदन के बहुत सारे यूज हैं फर्नीचर बनाने में, और भी डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं, है ना। तो जो प्रोटेक्टेड एरिया है वहां पर इस तरह के प्लांट्स या ट्रीज को ह्यूमन बीइंग्स अपने प्रॉफिट के लिए कट नहीं कर सकते हैं, और इस तरह से यहाँ पर कंजर्वेशन होता है। अब पॉइंट ये है कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, इसे बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जिन्हें मार्क किया जाता है स्पेशली फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प करते हैं बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने के में और उस पर्टिकुलर एरिया का कल्चर मेंटेन करने में। ये प्रोटेक्टेड एरियाज को भी कवर कर सकते हैं। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है बहुत ही फेमस बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें एक नेशनल पार्क है कॉल्ड सतपुड़ा और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं कॉल्ड बोरी एंड पचमढ़ी। मीन्स बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़ा सा एरिया है जहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स कई सारे इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है ये पर्टिकुलरली कुछ स्पेशल स्पीशीज को कंजर्व करने पर भी ध्यान देती हैं। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हमें मालूम होने चाहिए, है ना। जैसे कि फ्लोरा एंड फौना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फौना मीन्स एनिमल्स। तो फ्लोरा एंड फौना जो नेचुरली एक जगह पर ग्रो करते हैं, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स जो नेचुरली कहीं पर भी ग्रो करते हैं, उन्हें फ्लोरा एंड फौना उस एरिया का कहा जाता है। इसके अलावा एक टर्म है एंडेमिक स्पीशीज, ये भी आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। एंडेमिक स्पीशीज एक खास तरह का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ स्पीशीज है या एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जो पर्टिकुलर एक छोटी सी जगह में पाए जाते हैं और ये और कहीं नहीं मिलते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है। यस, एंडेमिक स्पीशीज अगर सपोज इंडिया में किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, किसी छोटी सी जगह पर मिलते हैं, तो ये और कहीं नहीं मिलेंगे, ये इनकी स्पेशलिटी है और इसीलिए इनको एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। और ये इंटरब्रीड करते हैं आपस में
और अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये एनिमल्स और प्लांट्स दोनों की स्पीशीज हो सकती हैं और एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है, और इन्हीं को एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। एंडेमिक स्पीशीज यानी ऐसी कुछ खास स्पीशीज जो इस एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती हैं, है ना, एक पर्टिकुलर एरिया की खासियत है, और कहीं भी ये नहीं मिलती हैं। मोस्टली ये बहुत छोटी छोटी जगहों पर पाई जाती हैं। इन्हीं को कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज। और एक पर्टिकुलर टाइप के एनिमल्स या प्लांट्स एंडेमिक हो सकते हैं किसी एक जोन में, एक स्टेट में या एक कंट्री में, ऐसा भी हो सकता है ना। किसी भी तरह का प्लांट या एनिमल की कोई एक खास स्पीशी किसी भी एक जोन में या एक स्टेट में या एक कंट्री में एंडेमिक हो सकती है। एंडेमिक यानी एक छोटे एरिया में पाई जाती है और उसके अलावा वो कहीं नहीं मिलती है। क्लियर? अभी हमने बात करी कि बायोस्फीयर रिजर्व में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ सकती है, नेशनल पार्क भी हो सकता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक रिजर्व फॉरेस्ट होता है जो प्रोटेक्शन एंड प्रॉपर लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड करता है टू वाइल्ड एनिमल्स, इसलिए नाम है वाइल्ड लाइफ। ठीक, तो सर्टेन एक्टिविटीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में अलाउड रहती हैं, ये हमें याद रखना है। सर्टेन एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटीज कौन कौन सी? जैसे कि ग्रेजिंग बाय देयर लाइफ स्टॉक, उन्हीं का लाइफ स्टॉक जो है वहां पर ग्रेजिंग कर सकता है, ग्रेज कर सकता है। मेडिसिनल प्लांट्स वहां से कलेक्ट किए जा सकते हैं, और फायरवुड के लिए फायरवुड भी कलेक्ट किया जा सकता है, यानी कि लकड़ी, आग जलाने के लिए लकड़ी भी यहाँ से कलेक्ट की जा सकती है। ठीक, फिर कुछ थ्रेटेंड एनिमल्स, जैसे कि थ्रेटेंड एनिमल्स यानी कि ऐसी स्पीशीज जो कि बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो सकती हैं क्योंकि इनका बहुत कम नंबर अब बचा है। तो इसमें आते हैं ब्लैक बक, एलिफेंट, राइनोसरस, गोल्डन कैट, घड़ियाल, मार्स क्रोकोडाइल, पाइथन एक्सेट्रा। ऐसे और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि थ्रेटेंड की कैटेगरी में आते हैं। इन्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हैं और कंजर्व करते हैं। प्रोटेक्ट करना, पहली बात तो ये है कि इनको हंटिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है, इसलिए प्रोटेक्ट होते हैं। दूसरा, ये अपने नेचुरल हैबिटाट में यहाँ पे रखे जाते हैं। तीसरा, कि ये नेचुरल हैबिटाट में आराम से अपने आप नेचुरली रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने ऑफस्प्रिंग्स को जो है प्रोड्यूस करते हैं, और इन ऑफस्प्रिंग्स की भी केयर करके और इन्हें एक अडल्ट एनिमल में जो है वो ग्रो किया जाता है या ग्रो करने की कंडीशंस दी जाती हैं। प्रॉपर फूड इन्हें दिया जाता है टाइम टू टाइम, प्रोटेक्शन तो दिया ही जाता है। आजकल इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आजकल प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी सेफ नहीं है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी ऐसे फॉरेस्ट जहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा अलाउड नहीं है या फिर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो ऐसे जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है ये भी आजकल सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि आसपास जो लोग रहते हैं वो इनको इंक्रोच कर लेते हैं, वो यहाँ पर उनकी एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं, वुड कट करने लग जाते हैं, एनिमल्स को हार्म भी करते हैं। यहाँ पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट प्लांट्स ये लोग कट कर लेते हैं, वुड के लिए लकड़ी काट लेते हैं, और इस तरह से यहाँ का फ्लोरा एंड फौना को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अलावा नेशनल पार्क्स भी बनाए जाते हैं, ये भी गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव है। नेशनल पार्क ऐसे रिजर्व्स हैं जो कि बहुत लार्ज एरिया में बनाए जाते हैं और बहुत ही ह्यूज डाइवर्सिटी को ये प्रोटेक्ट करते हैं, यानी पूरा का पूरा सेट ऑफ इकोसिस्टम को ये एक साथ प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक, ये प्रिजर्व करते हैं फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स एक पर्टिकुलर एरिया का। पहला रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया है सतपुड़ा नेशनल पार्क, सबसे पुराना है, बहुत ही फेमस है सतपुड़ा नेशनल पार्क, और ये हमें याद रखना है कि ये फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है ऑफ इंडिया। फिर फाइनेस्ट इंडियन टीक, यानी इंडिया में पाई जाने वाली बेस्ट क्वालिटी की टीक इस फॉरेस्ट में मिलती है। यहाँ कम से कम 100 से ज्यादा नेशनल पार्क्स इंडिया में ऑलरेडी हैं, सेटअप हो चुके हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व फर्स्ट प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर, जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था टू प्रोटेक्ट टाइगर्स ऑफ इंडिया। यस, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है अलग अलग एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। टाइगर जो कि एक टाइम में एक्सटिंक्ट हो जाएगा ऐसा लग रहा था, क्योंकि बहुत ही कम टाइगर्स बचे थे
इंडिया में। कब लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर, और पहला प्रोजेक्ट टाइगर था सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। इसके अलावा भी और बहुत सारे प्रोजेक्ट टाइगर्स ऑलरेडी इंडिया में काम कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि एमपी को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स आज भी एमपी में ही मिलते हैं। इस प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है, जाहिर बात है वो क्या है, इट इज टू एंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। टाइगर रिजर्व का क्या एम है, कंट्री में टाइगर की पॉपुलेशन को मेंटेन करना, उन्हें प्रॉपर सर्वाइवल कंडीशंस देना, है ना, ताकि ये नेचुरल एनवायरनमेंट में रिप्रोड्यूस करें और हंटिंग ना हो, ताकि ये इनका नंबर जो है वो बढ़ सके। व्हाट आर एंडेंजर्ड स्पीशीज? एंडेंजर्ड जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एनिमल जिनकी पॉपुलेशन इतनी कम हो गई है, इतनी डिक्रीज हो गई है, इस लेवल तक आ गई है कि वो बहुत जल्द नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, हो जाएंगे। उन्हें एंडेंजर्ड एनिमल्स या एंडेंजर्ड स्पीशीज कहा जाता है। बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स इम्पोज किए जाते हैं ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सभी नेशनल पार्क्स में। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि ग्रेजिंग या पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट्स, ये भी यहाँ पर स्ट्रिक्टली नो है, यानी स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। हमने पहले पढ़ा था कि बायोस्फीयर रिजर्व में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी हमने पढ़ा था कि थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ पर क्या रहती हैं, अलाउड रहती हैं। लेकिन एंडेंजर्ड स्पीशीज की जब बात की जाए, तो जहां पर भी एंडेंजर्ड स्पीशीज को रखा जाता है, वहां पर किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज को अलाउ नहीं करते हैं, ये अश्योर करने के लिए कि ये स्पीशीज किसी भी कंडीशन में एक्सटिंक्ट ना हो और प्रॉपर ये ग्रोथ करें और प्रॉपरली रिप्रोड्यूस करें, ताकि ये एक्सटिंक्ट ना हो जाए। इकोसिस्टम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम में सभी तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक पर्टिकुलर एरिया में अपने नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ, जैसे कि क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टास एक्सेट्रा रहते हैं। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले, पाए जाने वाले सभी प्लांट्स, सभी एनिमल्स, क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, इन सब को मिला के इकोसिस्टम बनता है। तो बेसिकली इकोसिस्टम में लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही कंपोनेंट्स होते हैं। एक सोर्स बुक होती है, इस सोर्स बुक में सभी एंडेंजर्ड स्पीशीज का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। एंडेंजर्ड स्पीशीज प्लांट्स की हो या एनिमल्स, सभी का रिकॉर्ड इसमें मेंटेन करते हैं। और ये स्टेट में या फिर कंट्री में कहीं पर भी हो सकती है, स्टेट वाइज भी हो सकती है और कंट्री वाइज भी हो सकती है, डिपेंड करता है। और इसका नाम है रेड डेटा बुक। यस, रेड डेटा बुक कौन मेंटेन करता है? एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसे शॉर्ट में कहते हैं IUCN। क्या कहते हैं? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इंडिया भी एक रेड डेटा बुक मेंटेन करता है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, जो इंडिया में मिलते हैं। देखते हैं व्हाट इज माइग्रेशन। माइग्रेट करना यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। बेसिकली बर्ड्स ज्यादातर जो है माइग्रेट करती हैं जब सिचुएशन बहुत ही एडवर्स हो जाए, यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत एडवर्स हो जाएं, बहुत ज्यादा हीट हो या बहुत कोल्ड हो, तब बर्ड्स कुछ प्रॉपर लैंड की तलाश में माइग्रेट करती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तक फ्लाई करती हैं और ये टेम्परेरी अपना एक घर ढूंढ लेती हैं, एक नेचुरल हैबिटेट। और वो पूरा सीजन वहां निकालने के बाद जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती है, तो ये वापस अपने घर आ जाती हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को माइग्रेशन कहते हैं और इन बर्ड्स को माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। सभी तरह के बर्ड्स या एनिमल्स माइग्रेशन नहीं करते हैं, कुछ ही होते हैं। और इसके अलावा एक्सट्रीम हॉट या कोल्ड की कंडीशन में कई बार फूड की अवेलेबिलिटी भी कम हो जाती है, फूड प्रॉपर नहीं मिल पाता है और सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाता है। तो वो भी एक रीजन है इनके माइग्रेशन करने का।
बर्ड्स के अलावा कई एनिमल्स भी हैं जो कि एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में कुछ समय के लिए अपना हैबिटाट छोड़ के एक डिफरेंट हैबिटाट सर्च करने के लिए निकल जाते हैं, कुछ समय वहां बिताते हैं और कंडीशंस फेवरेबल होने के बाद वापस अपने घर आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बर्ड्स बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन नहीं होने की वजह से एग्स ले करने भी दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हैं और जब इनके यंग वंस थोड़े से मेच्योर हो जाते हैं या इस तरह से हो जाते हैं कि वो एनवायरमेंटल कंडीशंस को बेयर कर पाएं, उसमें सरवाइव कर पाएं, तब ये वापस अपने घर आ जाते हैं। ट्रीज को बचाने का एक तरीका और है और वो है रीसाइक्लिंग ऑफ पेपर। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है? पेपर को रीसाइकिल करने से हम ट्री कैसे बचा सकते हैं? बिल्कुल बचा सकते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पेपर बनता है सेल्यूलोज से और सेल्यूलोज का मेन सोर्स है ट्री यानी कि लकड़ी, ट्री से आने वाला वुड, लकड़ी। तो ट्री से ही पेपर बनता है। पेपर का कितना ज्यादा यूसेज है ये हम जानते हैं और इसीलिए आजकल टेक्नोलॉजी के आने से ये भी कहते हैं कि गो पेपरलेस। क्यों कहा जाता है कि पेपरलेस हम जाएं, यानी पेपर यूज करने की बजाय ज्यादातर हमारा ट्रांजैक्शंस और हमारी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो हम कंप्यूटर या लैपटॉप पर करें बजाय पेपर पे करने के, क्योंकि पेपर का यूज रिड्यूस करने से, कम करने से हम ट्रीज को बचा सकते हैं। ठीक, तो यही बात करेंगे यहाँ पर कि किस तरह से जो पेपर है जो हम यूज कर चुके हैं उसको अगर रीसाइक्लिंग कर लें, यानी दोबारा उसको एक प्रोसेस में ले जाकर दोबारा फ्रेश पेपर इससे प्रोड्यूस करें, तो भी ट्रीज को बचाया जा सकता है। ये एक तरह की वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस का मतलब, भाई पेपर जो हम वेस्ट कर देते हैं, जो पेपर यूज हो गया उसे हम डिस्कार्ड करके थ्रो कर देते हैं डस्टबिन में। तो इसको अगर हम थ्रो करेंगे डस्टबिन में तो इसको डिस्पोज करना पड़ेगा या किसी भी तरह खत्म करना पड़ेगा। डिस्पोज करने का ये एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि हम बहुत सारा जो वेस्ट है उसको जनरेट ही ना करें और उसको रीयूज कर लें या फिर रिसाइकिल कर लें। तो पेपर अगर हम रिसाइकिल कर लेंगे, यूज पेपर, डिस्कार्डेड पेपर, तो हमें इसको डिस्पोज नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तो पेपर को रिसाइकिल एंड रीयूज करके ट्रीज को हम बचा सकते हैं। ठीक, पेपर बनाया जाता है वुड पल्प से। ठीक है, मैंने पहले ही बताया वुड पल्प से बनाते हैं पेपर को। जो मेन बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि एक ही पेपर को 5 to 7 टाइम्स रिसाइकिल करके रीयूज किया जा सकता है। ठीक, ये भी ध्यान रखिए कि रिसाइकलिंग पेपर की हो या किसी भी और चीज की, प्लास्टिक की हो, पॉलिथीन की हो, रिसाइकलिंग में ऐसा नहीं होता कि 100% पेपर हमने रिसाइकिल कर लिया। नहीं, कुछ परसेंट, काफी सारा परसेंट जो है वो रिसाइकिल नहीं हो सकता है और एज अ वेस्ट जाता है। इससे अच्छा, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर से और भी इसके फायदे हैं। और फायदे क्या हैं कि इससे एनर्जी भी बचेगी और जो पेपर के मैन्युफैक्चरिंग में लाइट चाहिए, बिजली चाहिए, वाटर चाहिए, इसकी भी क्या होगा, इसकी भी बचत होगी। तो इस तरह से रिसाइकलिंग करके हम कई सारी चीजों की बचत कर सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन, ये क्या है? डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट का कट करना है, तो रिफॉरेस्टेशन या फिर एफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट को वापस क्या करना है, उसको वापस डेवलप करना है, फॉरेस्ट को वापस डेवलप करना। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, जितना ज्यादा हम ट्रीज प्लांट करेंगे उतना ही जो डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट कवर है वो वापस से रीजेनरेट हो जाएगा और इसी प्रोसेस को रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और इसीलिए हम पिछले कई सालों से सुन रहे हैं, जैसे बोलते हैं ईच वन टीच वन, ऐसे बोलते हैं कि ईच वन शुड प्लांट एटलीस्ट वन प्लांट वेरेवर यू कैन और एट विच एवर प्लेस इट इज पॉसिबल। ऐसा कहते हैं कि हर आदमी को एक प्लांट जरूर लगाना चाहिए या एक ट्री जरूर लगाना चाहिए, चाहे वो घर में लगाए, चाहे रोड पर लगाए या किसी भी पब्लिक प्लेस पर लगाए। ठीक, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, ट्रीज जो है बहुत ज्यादा जल्दी से और बहुत ह्यूज अमाउंट में बढ़ेंगी और इस तरह से एफॉरेस्टेशन होगा। और डिफॉरेस्टेशन से होने वाले प्रॉब्लम्स तो हमने देखे ही कि इसके कितने सारे
कितने सारे इसके नुकसान हैं, कितने सारे इसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो इन कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए एक ये बहुत बड़ा, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक रेमेडियल मेजर है वो है रिफॉरेस्टेशन। ठीक। अब प्लांटेड ट्रीज जो अगर हम प्रॉपर एफॉरेस्टेशन करें तो सेम स्पीशीज के प्लांट्स को प्रॉपरली एक जगह पर लगाया जाना चाहिए, उसी जगह पर जहां से पहले उन्हें कट किया गया था। ऐसा क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि जाहिर बात है कि हर फॉरेस्ट एरिया का एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक जोन है। उस क्लाइमेटिक जोन में कुछ तरह के प्लांट्स या ट्रीज ग्रो कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। अगर आपने वहां दूसरा ऐसा प्लांट लगा दिया जो वहां सर्वाइव नहीं कर सकता, तो इसका फिर कोई यूज नहीं है, क्योंकि वो ग्रो नहीं होगा। तो जिस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस से हमने प्लांट को काटा है, ट्री को काटा है, उस पर्टिकुलर जगह पे वैसा ही ट्री या प्लांट ग्रो किया जाना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा रिफॉरेस्टेशन नेचुरली भी होता है, ये तो हम जानते ही हैं। अगर आप जंगल को बिल्कुल अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो वो नेचुरली अपने आप को री एस्टैब्लिश कर लेता है, कर लेगा। अगर ह्यूमन बीइंग्स उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, इसमें ह्यूमन बीइंग्स का कोई रोल है भी नहीं। नेचुरल एफॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन में ह्यूमन बीइंग्स का कोई रोल नहीं है। बस आपको इतना करना है कि आप जंगल को डिस्टर्ब करना बंद कर दें, उसको अपने हाल पे छोड़ दें। नेचुरली विद टाइम, विद पैसेज ऑफ टाइम, नेचुरली फॉरेस्ट अपने आप को प्रॉपर ग्रो कर लेगा और वापस चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होगी। और इससे क्या होगा? वही जो हमने बात करी कि शुरुआत हुई थी एक बहुत ही सुंदर प्लैनेट से, एक बहुत सुंदर अर्थ से, जिसको ह्यूमन ने अपनी ग्रीड के कारण, अपनी एक्टिविटीज के कारण क्या किया? इसको डिग्रेड किया, बहुत सारी चीजों को एक नेचुरल प्लेस से हटाया, जिसकी वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। बहुत सारी ऐसी एडवर्स ऐसे फिनोमिनास जो पहले कभी नहीं सुने या देखे गए थे, वो सब हमने झेले और हम आज भी उसको बेयर कर रहे हैं, आज भी हम उसको गो थ्रू कर रहे हैं। ठीक। लेकिन अगर हम ऐसा डिस्टरबेंस करना बंद कर दें, छोड़ दें या इसको मिनिमाइज कर दें, फॉरेस्ट में हम क्या बोलते हैं उसको, हस्तक्षेप नहीं करें, इनको डिस्टर्ब ना करें, तो ये नेचुरली ही वापस धीरे धीरे अपना जो खोया हुआ इम्बैलेंस है उसको ये वापस अचीव कर सकता है। और ये हम सबके बेनिफिट में है, क्योंकि हमने इतने सारे एनवायरमेंटल कंडीशंस और प्रॉब्लम्स को इशू किया है जो ग्लोबल लेवल पर देखे गए हैं। बहुत सारे तो हमने डिस्कस भी नहीं करे हैं, बहुत सारे दूसरे ऐसे एनवायरमेंटल इश्यूज हैं जो पूरा ग्लोब, पूरा अर्थ जिसको झेल रहा है, जिससे सफर कर रहा है। और इसकी वजह से बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स तो आई ही हैं, साथ साथ ह्यूमन बीइंग का सर्वाइवल भी जो है वो एट स्टेक हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। ये जो हमने ग्लोबल वार्मिंग डिस्कस किया था, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतनी सारी दूसरी प्रॉब्लम्स आई हैं। पोलर बेल्ट्स जो हैं, पोलर रीजन की जो आइस है, आइस कैप जो है वो मेल्ट हो गए हैं। आइस कैप्स के मेल्ट होने की वजह से जो पानी गया है वो समुद्र में गया, और समुद्र का लेवल यानी सी लेवल, जो एवरेज मीन सी लेवल है वो बढ़ा और बढ़ रहा है। और इसके बढ़ने से क्या होगा? जितने भी कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल सिटीज हैं, ये धीरे धीरे फ्यूचर में पानी में डूब जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे। और अगर कंडीशन यही रही, अगर हम अभी भी नहीं संभले और इसी तरह से अंधाधुंध हमने डिफॉरेस्टेशन किया, अंधाधुंध पोल्यूशन, फैक्ट्रीज, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड डिफरेंट थिंग्स, ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज अगर हमने कम नहीं करी, बंद नहीं करी, तो ये भी हो सकता है। ये ग्लोबल वार्मिंग का अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस ये है कि अर्थ जो ऑलरेडी, अर्थ का मोस्ट ऑफ द पार्ट वाटर से पहले ही कवर्ड है, तो बाकी का जो पार्ट है वो भी पूरा वाटर से कवर हो जाएगा। और अर्थ जो एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ पॉसिबल है, वहां पर भी लाइफ जो है वो खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी। और जाहिर है हम ऐसा नहीं चाहते। इतने सुंदर अर्थ को हमें मेंटेन करना बिल्कुल चाहिए, और इसी तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज को रिड्यूस करके और एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए हमें आगे के डेवलपमेंट को प्लान करना चाहिए। विद दिस वी फिनिश दिस चैप्टर ऑन दिस नोट, एंड अगेन आई वुड से द सेम थिंग। अगर आपको समझ नहीं आया है कोई भी पॉइंट, if you have confusion in any of the topics, please do comment in the comment box, and I will love to explain you, love to get back to you. One more thing, please like and subscribe the channel if you like the video lessons, and also share with your friends. Thank you.